Food. Good food, good mood. Food is a symbolic of love when words are inadequate. In the last video, I discussed food allergy. There are 3 other problems related to food. Food intolerance, food toxicity and food aversion. I am Dr. Navneet will discuss the rest of the 3 problems related to the food. Food intolerance. जनरली क्या होती है कि फूड इंटॉलरेंस को ही फूड एलर्जी का नाम दे दिया जाता है, बट दीज 2 थिंग्स आर वेरी डिफरेंट. फूड इंटॉलरेंस में क्या होता है कि जो आपका इम्यून सिस्टम है वो इन्वॉल्व नहीं होता. फूड एलर्जी में इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व होता है, आईजीई मीडिएटेड होता है, बट ये नॉन आईजीई मीडिएटेड होता है फूड इंटॉलरेंस. इसमें क्या होता है कि कुछ एंजाइम्स जो हैं जो फूड को डिजेस्ट करते हैं वो मिसिंग होते हैं हमारे इंटेस्टाइन में, हमारे स्टमक में. तो जो जैसे कि मिल्क इंटॉलरेंस है, मिल्क इंटॉलरेंस को भी मिल्क एलर्जी का ही नाम दे दिया जाता है. बट मिल्क इंटॉलरेंस में क्या होता है कि जो लैक्टोस है, लैक्टोस प्रोटीन है मिल्क की, उसको डिजेस्ट करने के लिए बीटा ग्लैक्टोऑक्सीडेज जो एंजाइम है वो हमारे इंटेस्टाइन में मिस होता है. तो उसकी वजह से जो लैक्टोस है वो डिजेस्ट नहीं होता. तो इस वजह से हमें मिल्क लेने के बाद कुछ डिस्कम्फर्ट होता है, ब्लॉटिंग हो जाती है, लूज मोशंस हो जाते हैं, डकार आते हैं, लेजीनेस आती है, सुस्ती पड़ती है. तो ये मिल्क इंटॉलरेंस होती है, नॉट मिल्क एलर्जी. तो इसको ठीक करने का क्या तरीका है? एक तो ये है कि आप मिल्क की जगह आप कर्ड ले सकते हैं. कर्ड में क्या होता है, जो लैक्टोस है वो ब्रेक डाउन हो जाता है. तो जो आपका कर्ड है आपका बिल्कुल अच्छे से आपका स्टमक जो है इंटेस्टाइन जो डाइजेस्ट कर पाएगा. तो जैसे शुगर इंटॉलरेंस होती है कुछ लोगों को जो आर्टिफिशियल स्वीटनर होते हैं एस्पार्टिन, उससे इंटॉलरेंस होती है. और कुछ लोगों को कुछ जो प्रिजर्वेटिव्स डाल दिए जाते हैं फूड में, उससे इंटॉलरेंस होती है. जैसे कि सैलिसाइक्लिक सोडियम बेंजोएट सल्फाइड्स जो हैं, जो केमिकल्स डाले जाते हैं, उससे फूड इंटॉलरेंस हो जाती है. जहाँ कुछ नेचुरली अक्रिंग कुछ केमिकल्स होते हैं हमारे फूड में, जैसे कुछ फ्रूट्स भी हैं लाइक पपाया, वाटरमेलन, इनमें जो हिस्टामिन जो कंटेंट होता है इसमें, और सैलिसाइक्लेट्स होते हैं और सेरोटोनिन, ये सब क्या करते हैं कि ये हमें एलर्जी नहीं करते, सिर्फ एक डिस्कम्फर्ट देते हैं. इससे हमारा पेट फूल जाएगा, डिस्कम्फर्ट होगा, ब्लॉटिंग होएगी, डकार आएंगे, लूज मोशन भी हो सकते हैं, समटाइम्स नॉजिया भी हो सकता है. तो ये तो है फूड इंटॉलरेंस. तो इसके लिए एक अलग पार्ट है अदर देन द फूड एलर्जी. जो सेकंड इज़ द फूड टॉक्सिसिटी. फूड टॉक्सिसिटी किससे होएगी? अगर हमारे फूड में कुछ पॉइजनस होएगा, कुछ टॉक्सिन्स होंगे. तो एक नेचुरली अक्रिंग, जैसे हमारे जो आपने पोटैटोज़ को देखा होगा, वो पुंगर जाते हैं और वो ग्रीन हो जाते हैं. तो उसमें एक ग्लाइको एल्कोलाइड कंपाउंड बन जाता है उनमें, जो ग्रीन पोटैटोज़ होते हैं, जो कि हमें अगर हम उसको एक्सेस में खाएंगे तो हमें जॉइंट पेन्स हो सकते हैं, बॉडी पेन्स हो सकते हैं. जो ऑलरेडी जॉइंट पेन्स के पेशेंट हैं उनको ये पेन्स बहुत ज़्यादा एग्रावेट हो सकते हैं. इसी तरह जैसे बिटर आलमंड्स होते हैं, कड़वे बादाम जो होते हैं, और कुछ बीन्स होती हैं, बीन्स में एक कंपाउंड पाया जाता है साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स. तो वो क्या करता है कि वो भी अगर एक्सेस में हम ये बिटर, एक आधा खाने से कुछ नहीं होता, अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी में 10 से 12 एलमंड्स ले लेंगे एक टाइम पे, तो हमें ये पॉइजनिंग कर सकते हैं, हमें कुछ सिम्टम्स लेके आएंगे जो हमारी बॉडी को ठीक नहीं होंगे, कुछ पेट में दर्द होना, वॉमिटिंग होना, ऐसे हो सकता है. तो ये है फूड टॉक्सिसिटी. कुछ दालें हैं, जैसे केसरी दाल है जो कि वैसे आजकल बैन भी है, अगर वो ज़्यादा क्वांटिटी में ले ली जाए तो लेथरिज्म हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है उससे, अगर वो एक्सेस में वो ली जाए. जैसे फेवा बीन्स होती हैं, फेवा बीन्स भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर करती हैं, हमारे मेटाबॉलिज्म को ख़राब करती है. तो एक फेविज्म डिजीज़ है वो प्रोड्यूस करती हैं. तो ये हो गया फूड टॉक्सिसिटी. इसको तो सिर्फ यही इस तरीका है कि इन चीज़ों को अवॉइड, आप ग्रीन पोटैटोज़ कभी ना खाइए, बिटर एलिमेंट्स ना खाइए, और ये केसरी दाल तो वैसे ही बैंड है वैसे, तो आप ये चीज़ें ना लो. एक होती है फूड एवर्जन. फूड एवर्जन क्या होता है? एक फिक्स्ड आइडिया, ये एक साइकोसोमैटिक डिजीज़ है. इसमें एक पेशेंट का फिक्स आइडिया होता है कि मुझे ये फूड खा के प्रॉब्लम होएगी. जैसे बैंगन खा लिए तो मुझे पेट में दर्द होएगा ही होएगा. जब उसके हम एलर्जी टेस्ट कराएंगे, जब उसमें सारे कुछ एंजाइम टेस्ट भी हम करवा लेंगे, तो वो नेगेटिव आएंगे, कुछ भी पैथोलॉजी नहीं मिलेगी, कुछ भी कॉज नहीं. ये सिर्फ एक माइंड सेट होता है पेशेंट का कि मुझे जैसे दूध है, दूध से कुछ नहीं हो रहा, उसको कोई लैक्टोस इंटॉलरेंस वाली भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, कोई एलर्जी नहीं आ रही मिल्क से, फिर भी उसको मिल्क लेके ऐसे लगता है कि मुझे ब्लॉटिंग होगी. तो वो एक फूड एवर्जन है, वो एक साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर है. तो इन सब चीज़ों का होम्योपैथी कैसे हेल्प कर सकती है? जो साइकोसोमैटिक है उसको
तो बड़ा इजीली ट्रीट किया जा सकता है हम होम्योपैथी में। तो उसका जो पेशेंट की कई लोगों की सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है, ओवर थिंकिंग होती है, उसके अकॉर्डिंगली जो उसका कॉन्स्टिट्यूशन होएगा पेशेंट बंदे का, उसको लेके मेडिसिन दी जाएगी तो पेशेंट ठीक हो जाएगा। और जैसे फूड मिल्क इंटॉलरेंस है, जो एंजाइम्स हमारे नहीं बन रहे, तो हमारी बॉडी में ही कुछ डेफिशिएंसीज हैं, कुछ हमारा मेटाबॉलिज्म वीक है, जो हमारे एंजाइम्स की प्रोडक्शन नहीं हो रही है। तो होम्योपैथी में जैसे मिल्क इंटॉलरेंस के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, कार्सिनोसिन है और एथूजा है और चाइना है और फॉस्फोरस है। ये मेडिसिन्स ये मिल्क इंटॉलरेंस को ठीक करती है। जैसे शुगर इंटॉलरेंस होती है, शुगर डेस्नी सेक्रम जो हमारी मेडिसिन है उसको हम पोटेंटाइज फॉर्म में देते हैं, तो ये शुगर इंटॉलरेंस भी ठीक हो जाती है। तो इस तरह से ये जो 3 पार्ट्स रह गए थे फूड के रिलेटेड, ये हैं। तो इसके रिलेटेड अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, कोई इंटॉलरेंस है, टॉक्सिसिटी है या कोई अवर्जन्स हैं, तो यू कैन टेक द हेल्प ऑफ होम्योपैथी। तो जो नए व्यूअर्स हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक बटन दबाना ना भूलिए। तो आगे मैं कुछ और वीडियोस लेके आऊँगी रिलेटेड टू द हेल्थ प्रॉब्लम्स। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।